हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी और परेशान कर देगी। बहुत ही नज़दीकी रिश्तों का जो कत्ल लोग करते हैं उसकी एक बेमिसाल कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी हरियाणा के यमुनानगर इलाके की है। यमुनानगर में एक परिवार रहता था और जिसमें 3 लोगों का एक परिवार था। एक माँ, एक बेटी और एक बेटा। माँ का नाम मीना जिसकी उम्र करीब 50 साल थी और उसका एक बेटा जिसकी उम्र करीब 27 साल थी और नाम था उसका राहुल, और एक बेटी काजल जिसकी उम्र करीब 29 साल थी। ये तीनों एक ही घर में एक साथ रहा करते थे। काजल और राहुल के पिता की मौत हो चुकी थी और वो माँ के साथ रहते थे। काजल एक मोबाइल शॉप में काम किया करती थी सेल्स गर्ल्स के तौर पर, और राहुल अपना कोई बिजनेस किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। संडे की बात है, 23 जून करीब शाम के 4 बजे काजल किसी काम से बाहर जाती है और फिर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है माँ का कि आते वक्त जूस के 2 पैकेट ले आना। जूस खरीदती है वो लड़की और घर में दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर वो अंदर घुसती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो हैरान और परेशान रह जाती है। सामने उसकी माँ की लाश पड़ी थी। सर पर किसी चीज़ से गहरा वार किया गया था। थोड़ा सा खून बह रहा था और वो निढाल बदहवास भागती है, चीखती है। भाई को चिल्लाते हुए राहुल राहुल दूसरे कमरे की तरफ दौड़ती है और चीख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि दूसरे कमरे में उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। राहुल और मीना, इन दोनों की जो लाशें थी लगभग एक जैसी थी। दोनों के सिर पर किसी गहरी चीज़ से वार किया गया था। दोनों के गले को फिर घोंटा गया था और गले पर निशान थे। अब काजल 2 लाशों को घर के अंदर देखते हुए बदहवास चीखते चिल्लाते घर से बाहर कदम रखती है। शोर सुनकर तमाम पड़ोसी आ जाते हैं। काजल कुछ बताने की हालत में उस वक्त नहीं होती है, लेकिन फिर लोग अंदर दाखिल होते हैं। देखते हैं कि घर में काजल की माँ और भाई की लाश पड़ी है। उन्हीं में से कोई फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, घर की तफ्तीश करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घर से तमाम ज़रूरी फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं। घर के अंदर का मंजर कुछ इस तरह था कि घर के हर कमरे को लगभग तहस नहस कर दिया गया था। चाहे वो अलमारी हो, बेड बॉक्स हो, सब कुछ खोलकर कपड़े बाहर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज़ की तसल्ली से तलाशी ली गई है। पुलिस ने थोड़ा इंतज़ार किया उसके नॉर्मल होने का। इसके बाद अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आज के दिन क्या हुआ था, बताओ ज़रा। तो बताती है कि मैं सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी और मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। फिर जब वापस लौट रही थी तो 2 बजे के आसपास माँ ने मुझे मैसेज किया कि जूस के 2 पैकेट ले आती आना। मैंने जूस का पैकेट लिया और उसके बाद घर आई। घर आने के बाद ये दोनों लाशें पड़ी हुई देखी। अब पुलिस ने फिर माँ और भाई के दोनों के मोबाइल फ़ोन लिए। मोबाइल में देखा कि हाँ, 2 बजकर कुछ मिनट पर माँ ने यानी मीना ने अपनी बेटी को मैसेज किया है कि 2 जूस लेते आना। अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। आसपास के लोगों से पूछती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है। नेक्स्ट डे अब पुलिस की टीम उस घर के इर्द गिर्द के सारे कैमरे खंगालने का निर्णय लेती है। इत्तेफाक से एक अच्छी खबर मिलती है कि उस घर में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब पुलिस उस कैमरे में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस देखती है कि ये कैमरा 23 जून यानी संडे को सुबह 6 बजे से पहले तो काम ठीक कर रहा था। उसके सारे विजुअल रिकॉर्ड और हार्ड डिस्क सही से काम कर रहे थे। लेकिन 23 जून जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन सुबह 6 बजे से ये कैमरा ख़राब नहीं था, बल्कि सीसीटीवी कैमरे को किसी ने स्विच ऑफ कर दिया था। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, एक घर में डबल मर्डर हुआ, उसी दिन एक सीसीटीवी कैमरे को कोई बंद कैसे कर सकता है और इस कैमरे को कौन बंद कर सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और फिर बाद में पता चला गहने, कैश सब कुछ घर से गायब है। काजल ने बताया कि उसकी माँ के गहने घर में रखे हुए थे। अब बात ये आती है कि लुटेरा आएगा और सब ले जाएगा,
उसे ये कैसे पता चला कि सीसीटीवी कैमरे का स्विच कहाँ है, उसको कहाँ से ऑफ़ करना है, कहाँ से ऑन करना है। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी। दूसरी बात, इसी दिन पुलिस को बड़ा अजीब लगा और पहली बार पुलिस को शक हुआ कि इस घटना के अंदर कोई जानकार मौजूद है। अब पुलिस का काम तो वैसे यही होता है कि शक पे शक करना। अब उस घर के अंदर 3 लोग, एक ही जिंदा बची तो पहला शक उसी पे करेगी। पुलिस ने कहा चलो काजल से पूछताछ करते हैं। काजल से फिर से पूछताछ होती है और उसने वही कहा कि मैं सुबह 10 बजे के करीब निकल गई थी और 3 या 4 के दरमियान वापस लौट आई। मैं माँ के लिए जूस लेकर आई थी और मेरे सामने माँ और भाई की लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस ने मोबाइल चेक किया, सब कुछ चेक किया तो वाकई सारी बातें सही थी। अब आगे बात बढ़ रही है, कातिल का कोई सुराग मिल नहीं रहा है। तभी पुलिस ने कहा कि आसपास देखो, अगर किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा है, घर के अंदर है, तो आसपास के लोगों ने भी सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा होगा। यमुनानगर में बहुत सारे लोग सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखते हैं। तो पुलिस की टीम घर घर जाकर चेक करती है किस किस के घर के सामने या अंदर सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। काजल का कैमरा बंद है। किसी खुले कैमरे से पुलिस उम्मीद से देख रही है कि वहाँ से कुछ मिल जाए। आखिरकार थोड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पुलिस को एक कामयाबी मिल जाती है। दूर एक घर में एक सीसीटीवी कैमरा मिला और उस कैमरे का जो एंगल था वो बहुत सही जगह पर था। वह कैमरा उस रास्ते की तरफ दिखा रहा था जिस रास्ते में काजल का घर था। अब किसी को भी आने के लिए, काजल के घर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना था और उस कैमरे का फोकस वहीं तक था, बल्कि काजल के घर से दूर तक था। तस्वीरें बेहद साफ नहीं थी, लेकिन पहचाना जा सकता था कि उस तरफ कौन जा रहा है और उस तरफ से कौन आ रहा है। अब पुलिस ने उस कैमरे को खंगालने का फैसला किया। कैमरे का फुटेज देखना शुरू किया। कई घंटों की मशक्क़त के बाद पुलिस कैमरे की जो टाइमिंग देख रही थी वो देख रही थी दोपहर 3 बजे से 4 बजे या फिर 2 से 4 बजे के दरमियान, क्योंकि काजल उसी वक्त घर आई थी और इसका मतलब ये है कि उस वक्त सब कुछ हुआ होगा जो घर में घटना घटी। तो पुलिस ने 2 बजे से देखना शुरू किया, फिर 1 बजे से देखना शुरू किया, फिर 12 बजे से देखना शुरू किया। कोई जानकारी नहीं मिली, कोई काजल के घर में आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वह टाइमिंग पीछे करती रही और आखिरकार सुबह करीब 7 बजे अब पुलिस कैमरे को देख रही थी ध्यान से। सुबह के 7 बजे संडे 23 जून 7 बजे जब कैमरा देखा तो अचानक दिखा उसमें कि एक शख्स नॉर्मल लग रहा था। तब तक पुलिस को शक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक पुलिस ने देखा कि वो लड़का काजल के घर के अंदर दाखिल होता है। अब जब काजल के घर के अंदर दाखिल हुआ तो ये भी था कि कोई आया होगा उनसे मिलने के लिए, तो ये भी कोई अपने आप में बड़ी बात उन्हें नहीं लग रही थी अब तक। अब पुलिस ने उसके बाद उस पर नज़र रखनी शुरू की, आगे फुटेज देखने लगी। आगे का फुटेज देखा तो देखा कि करीब आधे घंटे बाद वो लड़का हाथ में कुछ सामान लिए काजल के घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उस लड़के के जाने के करीब आधा घंटे बाद अब काजल भी घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। वे दोनों साथ नहीं गए, अलग अलग गए, लेकिन काजल निकली और अब काजल के जाने के बाद पुलिस ने उसके बाद से लेकर अगले 3 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले, लेकिन काजल की घर में वापसी नहीं हुई। काजल वहीं सुबह करीब 8 से 9 के दरमियान घर से निकली और वापसी फिर उसकी होती है वही 3 से 4 बजे के आसपास। इस दौरान में ना वो आई और इस दौरान में ना कोई दूसरा घर के अंदर दाखिल होता है। अब ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही थी कि सारी कहानी काजल और उस अनजान शख्स के बीच छुपी हुई है और उन्हीं से ये सब कुछ पता चलेगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब पुलिस काजल से फिर से पूछताछ करती है, कहती है बताएं आप घर से कब निकली। वो कहती है कि 10 बजे। आप कब आई थी? उसने कहा 4 बजे। अब इसके बाद पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखाती है, कहती है आप सुबह निकली थी 8 से 9 के दरमियान और आपसे पहले एक लड़का आपके घर में दाखिल हुआ था और उस लड़के के निकलने के फ़ौरन बाद आप घर से निकली थी करीब आधा घंटे के बाद। पुलिस ने काजल से पूछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि ये लड़का कौन है।
पहले तो काजल ने सब कुछ मना किया, मुझे नहीं मालूम है कैसे और कहाँ से, बस इसी तरह की बातें वो करने लगी। अच्छा, इस दौरान में 2 दिन बीत चुके थे। तभी जब काजल से पूछताछ चल रही थी, पुलिस वाला आता है और कहता है कि सर वो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। अब यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब देखती है तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन दिखाई देती है। उसमें लिखा हुआ था टाइम ऑफ डेथ। मीना और राहुल के मरने का जो वक्त था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वो लिखा हुआ था। वह दिखा रहा था कि सुबह करीब 8 से 10 बजे के दरमियान जब काजल का बयान था कि वह निकली घर से, उसके बाद माँ ने उसको मैसेज किया। वह मैसेज 2 बजे के बाद का था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि कत्ल 3 से 4 के दरमियान हुआ होगा या 2 से 3 के दरमियान हुआ होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6 या 7 घंटे पहले का वक्त बता रही थी। अब पुलिस ने उन दोनों मैसेज को जो मोबाइल में था उसके टावर को भी खंगालना शुरू किया। जब माँ ने मैसेज किया जूस के लिए तो पता चला कि जब माँ ने मैसेज किया और काजल के पास मैसेज आया तब दोनों के मोबाइल टावर एक ही जगह दिखा रहे थे, और वो भी घर में नहीं बल्कि घर के बाहर मार्केट में था। यानी जब ये मैसेज किया गया था तो माँ का फ़ोन भी काजल के ही पास था। तो क्या काजल ने अपनी माँ के फ़ोन से खुद को ही मैसेज किया था? मौत का वक्त, एक लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा घर के अंदर का बंद, ये सारी चीज़ें अब सीधे काजल को शक के घेरे में खड़ा कर रही थी। अब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फिर काजल के पास कोई जवाब नहीं था। काजल उस वक्त टूट चुकी थी। काजल ने जो कहानी सुनाई उस कहानी के साथ ही एक और करैक्टर सामने निकल कर आता है। उसका नाम था क्रिस, और पुलिस क्रिस को भी पकड़ कर ले आई। फिर क्रिस को जब लाया गया उसके बाद इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई तो फिर इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। कहानी बहुत बेचैन करने वाली थी। कहानी वही जिसे मैं पहले भी सुना चुका हूँ कि शायद ही ऐसा कोई रिश्ता अब दुनिया में बचा है जो दागदार या शर्मसार ना हुआ हो। इस पूरी कहानी का सार ये था कि काजल अपनी माँ और भाई के साथ रहा करती थी। बचपन में भाई और बहन में ज़्यादा उम्र का फासला नहीं था, करीब 2 साल का ही था। बेटे से घर वालों को बहुत प्यार था तो बेटी को भी वो बेटे की तरह ही कपड़े पहनाते, उसे भी लड़के की तरह ही रखते, बाल छोटे रखते। धीरे धीरे इसी माहौल में काजल पली बड़ी, पर उन्हें पता नहीं था कि बड़ी होकर काजल जो है वो लड़कियों जैसे कुछ हरकत नहीं करेगी। वो अपने आप को कभी लड़की मानती ही नहीं थी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे ही वो अपने आप को लड़का ही समझती थी। लड़कों के साथ रहती थी, लड़कों के साथ बैठती थी, लड़कों के साथ ही उसकी दोस्ती थी, और लड़की उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। जब काजल बड़ी हुई तो माँ को फिक्र हुई। उन्होंने कहा कि बेटी तुम लड़की हो, थोड़ी सी लड़कियों की तरह रहा करो, कहाँ तुम लड़कों की तरह रहती हो। और इसको लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता था माँ बेटी के बीच। यहाँ तक कि फिर उसने अपना एक नवाब के नाम से आईडी बनाई और उसमें बहुत सारे रील डालती थी, और हर रील में वह लड़कों की तरह ही कपड़े पहनकर लड़कों की तरह रहती थी, और सारे दोस्त भी उसके लड़के ही थे। तो माँ बाप उसको टोकते रहते थे। फिर एक वक्त आया जब उसने अपनी एक सहेली से अपने भाई राहुल की शादी करवा दी, लेकिन उस सहेली के साथ भी काजल के कुछ अजीबोगरीब रिश्ते थे, जिसकी वजह से बाद में राहुल का रिश्ता टूट गया और शादी के बाद पति पत्नी दोनों अलग हो गए। फिर एक दूसरी लड़की से राहुल की शादी हुई, यानी कि काजल के भाई की। उसे भी घर का माहौल बहुत अजीब लगा, घर का माहौल अच्छा नहीं लगा, और वो भी राहुल को छोड़कर चली गई। अब इन सारी चीज़ों के लिए राहुल और उसकी माँ काजल को जिम्मेदार ठहराने लगे। काजल इन चीज़ों को लेकर बड़ी परेशान थी, यहाँ तक कि फिर काजल उसी घर में रहती, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर वो अपना अलग कमरे में शिफ्ट हो गई थी। एक ही छत के नीचे रहते थे तीनों, लेकिन आपस में बात नहीं करते थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब काजल को लगा कि माँ और मेरा भाई मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत हैं। ये मुझे मेरी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए रोक टोक करते हैं, तो इसका कुछ करना चाहिए। और फिर इस हद तक पागल हो गई कि उसे लगा कि इन दोनों को मार देना ज़रूरी है। काजल ने ठान लिया कि वो अपने माँ और भाई को अब मार कर ही दम लेगी, लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उसकी फैमिली में उसकी मौसी, उसके ममेरे भाई, इन सब के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है। उसने कहा झगड़े का फ़ायदा उठाना चाहिए।
उसके मामा के 2 बेटे थे, एक का नाम ईशांत और एक का नाम कृष था। प्रॉपर्टी कुछ पुश्तैनी थी जो काजल की माँ और इन लोगों के बीच में विवाद की वजह बनी हुई थी। तो अब धीरे धीरे काजल ने दोस्ती की अपने ममेरे भाइयों से, यानी कि ईशांत और कृष से। फिर एक रोज़ उसने ईशांत से कहा कि देखो, मैं बहुत कर्जे में डूब चुकी हूँ और मुझे 2 कत्ल करने हैं। अगर तुम मेरे कत्ल में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँगी, और साथ में जो मेरी माँ तुम लोगों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रही है वो भी मैं तुमको मकान वगैरह सब दे दूँगी। ईशांत पहले तो तैयार हो गया, लेकिन फिर बाद में वो घबरा गया। उसने कहा, नहीं, मुझसे ये कत्ल नहीं होगा। काजल ने कहा कि कत्ल किसका करना है पहले ये तो पूछ लो। उसने पूछा तो काजल ने कहा कि मेरी मम्मी और मेरे भाई का कत्ल करना है। ये सुनकर ईशांत बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसने कहा कि नहीं, मैं कत्ल नहीं कर सकता, आप ये काम किसी और से करा लो। अब काजल को लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो उसने उसके दूसरे छोटे भाई कृष को पकड़ा और कृष को कहा कि देखो, ईशान ने तो मना कर दिया है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी और पूरे 50,000 रुपये दूंगी, मैं तुम्हें एक मकान भी तुम्हारे नाम पर कर दूंगी, लेकिन आप मेरा ये काम करवा दो। कृष को भी अपनी मामी से बदला लेना था, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, तो वो तैयार हो गया और इसी के बाद 23 जून की सुबह घर पहुंचता है। वहाँ उस वक्त उसका भाई शेव कर रहा था किसी अलग जगह पर। अंदर कृष को बुलाती है और माँ के कमरे में जाती है। वहाँ एक किसी वजनी चीज़ से माँ के सर पर मारती है और फिर मोबाइल के चार्जर से उसका गला घोंट देती है। जब काजल अपनी माँ को मार रही थी तो थोड़ा शोर होता है और शोर सुनकर अचानक राहुल भी वहाँ पर आ जाता है। राहुल को देखते ही दोनों उसको काबू कर लेते हैं और उसके सिर पर भी मारते हैं, फिर मोबाइल चार्जर से उसका भी गला घोंट कर ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद वहाँ से कृष निकल जाता है। थोड़ी देर काजल वहाँ रहती है और फिर आधे घंटे के बाद वो भी घर से निकल जाती है कपड़े बदल कर, और अब उसे लगता है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इधर उधर मार्केट में घूमती है। इससे पहले वो घर में से सारे गहने माँ के निकाल लेती है और उस जेवर को अपनी स्कूटी के डिग्गी में डाल देती है ताकि पुलिस को लगे कि सब कुछ चोरी हो गया है, पैसे भी और गहने भी। अब देखिए, माँ और भाई का कत्ल करने के बाद अगले कई घंटों तक वो क्या करती है। वो घर से निकलती है, मार्केट में यूं ही बेवजह घूमती रहती है। फिर लगता है कि अभी टाइम पास करना है, अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ है, घर से बाहर ज़्यादा देर रहूं और तब जाकर वहाँ पहुँचूँ तो कुछ कहानी सुना दूँ। अब टाइम पास कैसे करूँ, इधर उधर घूमते रहे। आखिर वो फिर एक ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। 2 कत्ल करके घर से आई है, इसके बाद वो ब्यूटी पार्लर में बैठ जाती है, अपने बाल स्ट्रेट कराती है, ब्यूटी पार्लर में अच्छा खासा वक्त बिता देती है। तो फिर इधर उधर घूमते घामते देखती है माँ का मोबाइल साथ में था। फिर वो माँ के मोबाइल से खुद को एक मैसेज करती है, आते वक्त 2 जूस ले आना, ताकि उसमें टाइमिंग हो कि इस वक्त तक वो ज़िंदा है। और फिर वो जूस लेती है। जूस लेने के बाद 3 बजे के आसपास घर में दाखिल होती है और उसके बाद प्लानिंग के हिसाब से फिर वो शोर मचाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है, लेकिन एक बंद सीसीटीवी कैमरे ने, क्योंकि घर के अंदर अगर लूटपाट कोई होगा तो अचानक कोई इस तरह से कैमरा बंद नहीं करता, और बंद कैमरे ने पुलिस को पहला क्लू दिया था और एक दूसरे खुले कैमरे ने फिर दूसरा क्लू दिया। और इस तरीके से अब काजल और कृष, इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में ईशांत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कत्ल के वक्त ईशांत घर पर नहीं था और ना ही वो इस कत्ल में शामिल था, लेकिन इस कत्ल की साजिश के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। यहाँ तक कि कत्ल के बाद कृष ने ईशांत को बताया था फ़ोन पर कि हमने दोनों को मार डाला है। तो कायदे से अगर आप साजिश में शामिल हैं तो फिर आप जुर्म में बराबर के शरीक हैं, आपके ऊपर भी वही सारी सेक्शन धाराएं लगती हैं। इसलिए कि अगर आपको साजिश मालूम थी, आप अगर ये पहले पुलिस को बता देते या फिर राहुल और उसकी माँ को बता देते तो ये 2 जिंदगियां बच जाती। तो बेशक आपके हाथ में खंजर ना हो, लेकिन वो खंजर चलाने वाला, उसकी जानकारी आपको थी, तो इसलिए आप बराबर के गुनहगार हैं। इसलिए पुलिस अब काजल, कृष और राहुल
तीनों को गिरफ्तार कर चुकी है। तीनों की पुलिस कस्टडी के बाद अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। 90 दिन का वक्त होता है, इसके बाद चार्जशीट दाखिल होगी और इसके साथ ही फिर से एक रिश्ता तार तार हो गया। एक बेटी जिसने अपनी भाई को मारा, एक बेटी जिसने अपनी माँ को मारा और एक कज़न जिसने अपनी मामी और अपने ममेरे भाई को मारा। सिर्फ एक लालच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और वो सारी चीज़ यहीं की यहीं रखी रह गई। अब ना जायदाद में उसको हिस्सा मिलेगा और दूसरा वो जेल में लड़कियों के कपड़े पहने या लड़कों के, किसी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।